दरवाजे पर कराहते हुए किसी ने दस्तक दिया। यशपाल चौधरी ने दरवाज़ा खोला तो देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपने प्रिय दोस्त अंसारी को घायल अवस्था में देखकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। अंसारी ने उनसे कहा, दोस्त, इस नन्ही सी गुड़िया को अपना लो, समझ लो आज से ये तुम्हारी ही गुड़िया है। यशपाल ने अंसारी को सहारा देते हुए कहा, आखिर ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले तुम अस्पताल चलो, आगे का उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। उसने घर से गुजरते हुए ऑटो वाले को बुलाया, लेकिन किसी ने रुकने का नाम नहीं लिया। अंसारी को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उसने कराहते हुए कहा, देखो मित्र, मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, पता नहीं मैं बचूंगा भी या नहीं। मेरे दोस्त, आज मुझ पर एक उपकार कर दे, मेरी गुड़िया को अपना लो। आज से तुम इसे अपनी ही गुड़िया समझो। दोस्त, मेरी ये अंतिम इच्छा समझकर इसका मान रख ले, इसके बाद मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। यशपाल ने अपने दोस्त की गोद से गुड़िया को संभालते हुए उठाया। तभी उसने देखा कि कुछ लोग हल्ला करते हुए इधर ही आ रहे थे। अंसारी ने हल्ला सुनकर यशपाल को अंदर जाने को कहा और स्वयं लड़खड़ाते हुए वहां से चल पड़ा। यशपाल ने झट से दरवाज़ा बंद किया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अंसारी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तभी अचानक से माइक की आवाज़ आई, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। तब यशपाल को सब कुछ समझ में आ गया कि शहर में दंगा फैल गया है। अब यशपाल को इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने लगा कि उसने अपने दोस्त अंसारी को अपने घर में रुकने के लिए नहीं कहा। जाने किस हाल में होगा वो और कहाँ भटक रहा होगा। शहर में कर्फ्यू लग गया और लोग अपने ही घरों में कैद थे, मानो उनके लिए जेल से कम ना हो। गलियों में प्रशासन के लोग घूमते हुए दिख रहे थे। किसी किसी गरीब के घर में राशन पानी की भी कमी हो गई थी। लोग हर तरह से परेशान थे। इसी बीच गुड़िया की तबीयत कुछ खराब हो गई। वो अपने अब्बू और अम्मी के लिए तड़प रही थी। आखिर तड़पे भी क्यों ना, महज 8 साल की उम्र में वो बच्ची अपने माता पिता दोनों से एकाएक अलग हो गई। उसकी हालत तो पानी के बिन तड़पती मछली की तरह हो ही जाएगी। कुछ ऐसा ही हाल था गुड़िया का। एक तो दंगा के चलते बाहर निकलना मुश्किल था और ऊपर से गुड़िया की तबीयत खराब हो गई सो अलग। यशपाल चौधरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। उनकी पत्नी गुड़िया के तपते शरीर को किसी तरह भीगे कपड़े से पोंछ रही थी और उसे बातों बातों में बहला भी रही थी। वो भी मन ही मन में सोच रही थी कि अंसारी भाई साहब कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ असामाजिक कार्य करने के लिए ही जीते हैं। उन्हें अपने जीवन का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे लोग भला अंसारी जैसे व्यक्ति को क्या ही अहमियत दे सकते हैं। धीरे धीरे रात ढलने को आई। गुड़िया भी कुछ राहत की सांस ले रही थी। यशपाल चौधरी भी गुड़िया को ठीक देखकर खुश थे। पत्नी बोली, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, गुड़िया को भी अब नींद आ रही है। चौधरी जी वहीं बगल के बिस्तर पर लेट गए, किंतु उनकी आंखों में नींद कहाँ, वे अपने ख्यालों में खो गए। उनके मन में वो समय की यादें आने लगी जब वो गरीब ठेला चालक, जिसके तन पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे, उसने भरे बाजार में गुंडों से मेरी रिया को कैसे बचाया था। रिया उनकी बेटी थी। ऐसे ही सभ्य व्यक्तियों की वजह से बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। नहीं तो आज के समय में बेटियों को लोग कहीं घर से बाहर नहीं जाने दे। भला वो उनका और उनके परिवार वालों का, ईश्वर उनकी भी रक्षा करे। ऐसे ही घने विचार के हैं अंसारी जी भी। उनके लिए तो जाति धर्म का कोई मायने नहीं रखता। तभी तो वे रिया को अपनी परवाह किए बिना गुंडों के बीच से बचाकर घर तक ले आए थे। ऐसे लोग तो मित्र से भी ऊपर तुल्य हैं। भला मैं उनकी पुत्री की रक्षा कर पाऊंगा या नहीं। इसी सोच में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले सुबह होते ही पता चला कि कर्फ्यू में ढील दी गई है, बाजार कुछ समय के लिए खुलेंगी। यशपाल जी सबसे पहले गुड़िया की तबीयत को देखा। उसे अभी भी हल्का बुखार था, फिर भी वो शांत थी। उसकी पत्नी भी रात भर की जागी आराम कर रही थी। यशपाल चौधरी ने पत्नी को जगाया और उससे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार होने को कहा। दोनों गुड़िया को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करके दवा दे दी। घर पर रिया सबके लिए नाश्ता बना रही थी। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर के बताए अनुसार गुड़िया को दवा दिया। इतने में रिया गुड़िया के पास आई और माँ पापा को मुंह हाथ धोकर
नाश्ते के लिए कहा। पापा मम्मी आप दोनों नाश्ता कर ले, रसोई घर में रखा है। तब तक गुड़िया के पास मैं बैठती हूँ। रिया गुड़िया से बातें करने लगी। देखो मैं भी तेरी बहन हूँ, तुम चाहो तो मुझे दीदी कहकर पुकार सकती हो। और हाँ, तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस हो बेहिचक कहना, ये भी तुम्हारा ही घर है। तेरे अब्बू तुम्हें यहाँ पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बनने के लिए छोड़ गए हैं। मेरे पापा भी तुम्हारे अब्बू की तरह ही हैं। हम सब तुम्हें बहुत सारा प्यार देंगे, वो सब कुछ जो तुम्हारे अब्बू देते थे। गुड़िया चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। रिया उसे चिंतित देख उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में गुड़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट की चमक आ गई। इतने में उसकी मम्मी गुड़िया के लिए भी नाश्ता लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। गुड़िया का मन कुछ शांत महसूस कर रहा था। प्यार एक ऐसा भाव है जिसके आगे बच्चे क्या, बड़े भी अपना अतीत भूल जाते हैं। गुड़िया की तबीयत अब ठीक हो चली थी। वो धीरे धीरे परिवार में हिल मिल गई थी। शहर में शांति का माहौल भी बन चुका था। अब दिन में पूरी तरह कर्फ्यू में ढील दे दी गई थी, किंतु पुलिस अभी भी गली में घूमती रहती थी। अब चौधरी परिवार को एक और बिटिया मिल गई थी। पूरा परिवार बहुत खुश था। उन्हें गुड़िया के आने से कोई परेशानी नहीं है, किंतु अंदर ही अंदर गुड़िया के पिता अंसारी के बारे में जानने के लिए दिल अभी भी बेचैन हो रहा था। पता नहीं अंसारी किस हाल में होगा, कहाँ होगा। काश उस दिन उसे भी रख लेते अपने साथ, तो आज कितना अच्छा होता। किंतु उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने ये गलती की। इसी सोच में चौधरी जी अपने अतीत में खो गए। जब किसी को बीते पल की याद आने लगती है तो वो पल या तो एकदम सुहाना होता है या फिर दर्द भरा। चौधरी जी को वो दिन याद आने लगा जब वे कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के दिन चौधरी जी के लिए दर्द भरा था। वे सोच में डूब गए कि जब मैं पढ़ता था तो मेरी माली हालत कितनी खराब थी। कभी कॉलेज की फीस के पैसे नहीं रहते तो कभी कपड़े कॉपी किताब आदि के लिए पैसे। उस वक्त गांव से नया नया ही शहर में पढ़ने के लिए आया था। अपनी चिंताओं को पास समेटे सड़क किनारे कुछ देख रहा था। तभी एक ठेला और मोटर गाड़ी में टक्कर हो गई और ठेला वाला बुरी तरह से घायल हो गया था, किंतु उसकी मदद के लिए उस वक्त कोई नहीं आया। मुझसे रहा नहीं गया और दौड़कर उसकी मदद की और किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया। वो ठेला वाला गरीब परिवार से नजर आ रहा था। उस वक्त उसे देखकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। अस्पताल के डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले उसका नाम पता पूछने लगे, पर मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं था कि वो लंबा नौजवान जो लगभग मेरी ही उम्र का होगा, ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, कौन होगा। इसकी तो अभी पढ़ने की उम्र थी मगर ठेला चला रहा है। तभी वो अपना पता बताने लगा। वो अपने आप को अंसारी कहता। उस समय तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसकी मदद करके कुछ गलती तो नहीं कर दी, पर नहीं, मैंने तो मानवता के नाते उसकी मदद की है। मानवता में जाति धर्म कहाँ। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ बाहर से लाने के लिए मुझे पर्चा थमा दिया। उस वक्त मेरे हाथों में पैसे बहुत कम ही थे। एक पल को तो लगा ऐसा कि ये सब कुछ मुझे करने से क्या फ़ायदा, चलो छोड़कर चुपचाप निकल लेते हैं यहाँ से। मगर मेरा दिल मन की भावना को नहीं मान रहा था। कभी कभी मन और आत्मा की भावना में अंतर होता है। आत्मा कुछ करने को कहता और मन कुछ और। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, किंतु मैंने आत्मा की आवाज़ को ही सुना और दवाइयाँ लाकर डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, कल तक इसे छुट्टी मिल जाएगी। मैं वहीं रात भर उसे असमंजस भरी निगाहों से देखता रहा और तरह तरह के ख्याल मेरे मन में आते रहे। किसी तरह रात बीत गई, अस्पताल से छुट्टी मिली। अब मैं अपने घर जाना चाहता था, किंतु अंसारी ने मेरा हाथ थाम लिया और अपने घर चलने के लिए आग्रह करने लगा। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और उसके साथ चल दिया। अंसारी अपने साथ मुझे अपने घर की ओर लेकर चल दिया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनोखा रिश्ता है जो मुझे अपनी ओर खींचे जा रहा हो। कुछ ही समय बाद उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक टूटी फूटी कुटिया में एक बुढ़िया एक छोटी बच्ची के साथ, जिसकी उम्र करीबन 1 साल की रही होगी, उसे दूध पिला रही है। मुझे एक खाट पर बिठा दिया गया। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उसके साथ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। मुझे इनके साथ आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो उसकी मानवता के नाते मदद की। मन ही मन कुछ बड़बड़ाया और चलने के लिए तैयार हो गया।
तब वो मुझे एक आशा भरी निगाहों से देखने लगा और बोला, भाई तुम जा रहे हो, पर क्यों? क्या मैं मुस्लिम हूँ इसीलिए? वो मुझे एक कोने में ले गया और बोला, देख यहाँ क्या है। मैंने देखा कि उस कोने में एक मस्जिद की फोटो के साथ साथ भगवान शंकर की भी फोटो स्थापित थी। मुझे तो ऐसा लगा कि ये एक ठेला चालक ही नहीं बल्कि कोई बहुत अच्छा इंसान है, जिसके रबों में सभी धर्म समाहित हैं। वो कहने लगा, देखो मैं तो नहीं जानता तुम कौन हो, फिर भी तुम मेरे लिए देवतुल्य से कम नहीं हो। अगर आज तुम न होते तो न जाने मेरे साथ क्या होता, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो इनकी देखभाल कौन करता। यानी कि बुढ़िया और बच्ची की ओर इशारा करते हुए। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसकी ओर देख नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे बता रहा है। आगे उसने बताया, ये मेरी माँ है और ये मेरी बच्ची मुस्कान। भगवान के लिए गजब की लीला है। जब ये 6 महीने की थी तो इसकी माँ चल बसी। अब तुम ही बताओ, आखिर इस बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये मेरी माँ जो उम्र के इस पड़ाव पर है, जो तुम देख ही रहे हो, और ऐसे में तुम मुझे मिले हो। कुछ देर बैठ जा भाई, आज से तुम मेरे लिए भगवान के भेजे हुए एक फरिश्ते हो। मैं उसके आग्रह को टाल नहीं सका और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी बातों को सुनता रहा। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरा उससे कोई न कोई रिश्ता है, शायद पिछले जन्म का ही रिश्ता हो। कुछ समय वहाँ गुजारा, इस बीच उसने खाना भी खिलाया। खाना भी ऐसा जो लग ही नहीं रहा था कि एक मुस्लिम के यहाँ बैठा खा रहा हूँ। मेरे मन में दुविधा थी, पर आत्मा एकदम साफ साफ कह रही थी कि तुम इसके और इसके परिवार के लिए ही बने हो। इस तरह मेरी उससे गहरी दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद मैंने उससे जाने का आग्रह किया और उसकी माँ से आशीर्वाद लेकर चल दिया। मगर उस दिन से मेरा उस घर में आना जाना लगा रहा। वो भी मुझसे मिलता रहता था और इस तरह मेरे उस शहर में 3 साल गुजर गए और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई। मैं जब शहर से गांव वापस जा रहा था तो उसने स्टेशन पर छोड़ते वक्त मुझसे कहा, दोस्त मुझे भूल मत जाना। मैंने कहा, दोस्त ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। इतने में मेरा हाथ उसके हाथ से छूट गया और दोनों एक दूसरे को विस्मित भरी निगाहों से देखते रहे। क्षण भर में दोनों एक दूसरे की निगाहों से ओझल हो गए। इन्हीं ख्यालों में चौधरी जी खोए थे कि अचानक उन्हें सुनाई दिया कि कर्फ्यू खत्म हो गया है और बाजार खुल चुके हैं। शहर के सभी प्रतिष्ठान आज से खोले जाएंगे। अब चौधरी जी अपने ख्यालों से बाहर आ गए। झट से उनके मुंह से मुस्कान शब्द अनायास ही निकल गया। मुस्कान अपना नाम सुनते ही दौड़ी चली आई और उनकी गोद में बैठ गई। एक क्षण के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। चौधरी जी आश्चर्य भरी निगाहों से मुस्कान को अपने गोद में बैठा देख बहुत खुश हो गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे घर लौटकर रहने लगे। तब उनकी शादी राधिका नाम की एक लड़की से हुई। वो भी सर्वगुण संपन्न पढ़ी लिखी महिला थी। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे की बातों से हमेशा सहमत रहते, लेकिन दोनों के वैवाहिक जीवन में बेरोजगारी कांटों के समान चुभ रही थी और ऊपर से पारिवारिक बोझ। उन्हें रिया का भी ख्याल तो सताए जा रहा था। रिया उनके भाई की इकलौती पुत्री थी। उसके माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। तब से चौधरी जी उसे अपने ही साथ रखते थे। उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानते थे। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी संतान पैदा नहीं करेंगे ताकि हमारा प्यार हमेशा रिया पर बना रहे। कुछ दिनों बाद ही भगवान ने उनकी सुन ली। जिस नौकरी के लिए उन्होंने साक्षात्कार दिया था उसमें उनका चयन हो गया। आज उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन था। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों के बाद उनके नियुक्ति पत्र पोस्ट ऑफिस के द्वारा उन्हें मिल गया। चौधरी जी अब शहर जाने की तैयारी करने लगे। अपनी नौकरी पाने के कुछ माह के बाद अपना पूरा परिवार शहर ले आए और एक किराए के मकान में रहने लगे। रिया पढ़ाई करने लगी। चौधरी जी बड़े खुश थे अपने परिवार के साथ। उनके इसी खुशी में भगवान ने एक और खुशी उनकी झोली में लाकर मुस्कान के रूप में भर दी। मुस्कान को पाकर दोनों पति पत्नी और खुश हुए। उनकी पत्नी राधिका कहने लगी, देखिए जी, हम कितने खुश नसीब हैं कि भगवान ने 2 बेटियों से मेरी गोद भर दी, वो भी ईश्वर और अल्लाह दोनों रूप में। आज से हम दोनों धर्मों का पालन साथ साथ करेंगे। चौधरी ने अपनी पत्नी से कहा, आप ठीक कहती हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। धीरे धीरे समय सामान्य हो चला।
रिया भी अब स्कूल जाने लगी। मुस्कान का भी नामांकन एक प्राथमिक विद्यालय में हो गया। अब दोनों बच्चियां स्कूल साथ जाती। मुस्कान का स्कूल भी रिया के स्कूल के रास्ते में ही था, इसीलिए दोनों बहनों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं थी। रिया बड़ी होने के नाते अपना फर्ज बहुत अच्छे से समझती थी। मुस्कान को प्यार से साथ ले जाती और लाती भी। घर पर भी दोनों साथ साथ खेलती। कभी कभी मुस्कान रूठ जाती तो रिया मनाया करती। दोनों के अगाध प्रेम और बचपन को देखकर राधिका बहुत खुश थी और अपना बचपन याद करती। इन दोनों को पाकर मैं तो धन्य हो गई। आज ऐसा लग रहा है मानो मेरा बचपन फिर से लौट आया हो। अंसारी एक गरीब परिवार से आता है। वो परिवार के भरण पोषण के लिए ही तो ठेला खींचता है। उसकी पत्नी सुहाना अंसारी जो आज इस दुनिया में नहीं है। इनकी शादी के कुछ दिन बाद ही सुहाना ने एक सुंदर सी गुड़िया को जन्म दिया, किंतु गुड़िया इतनी अभागी थी कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब अंसारी के परिवार में एक अंसारी खुद और उसकी बूढ़ी माँ थी। वही गुड़िया को मुस्कान कहकर पुकारा करती। गुड़िया का लालन पालन उनके ही हाथों में था। किसी तरह परिवार का जीवन यापन चल रहा था। गुड़िया भी बड़ी हो रही थी, किंतु उसे इतना सौभाग्य कहाँ। कुदरत को ये मंजूर नहीं था कि गुड़िया का भरण पोषण उनके परिवार में हो। उसे तो किसी और परिवार की गोद में पलना लिखा था। सो वही हुआ। समाज के उन विद्रोहियों ने दंगा फैला दिया। उसी दंगे का हिस्सा अंसारी की माँ बनी। समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो अफवाहों पर ही बिना सच्चाई को जाने कुछ भी कर बैठते हैं। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए। ऐसे ही लोगों ने अंसारी की अम्मा को इस दुनिया में रहने नहीं दिया। उन लोगों ने अंसारी को भी घायल कर दिया। फिर भी उसने गुड़िया को, जो कि करीब 8 साल की हो चुकी थी, उसको लिए भागा फिर रहा था और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि वही इस दंगा का अहम हिस्सा हो, किंतु अंसारी ऐसा नहीं था। हर असामाजिक दंगे का शिकार गरीब सीधा साधा इंसान ही तो होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। कितनी विडंबना है आज, जिस इंसान के बदौलत समाज में धर्म जाति का भेदभाव नहीं रहता, उन्हें ही दंगों का शिकार होना पड़ता है। अंसारी भागते भागते थक चुका था। अब उसके बस में नहीं था भागना। अनायास एक दरवाजे पर गिर पड़ा और पुकारने लगा, अरे भाई, कोई है, मेरी बच्ची को बचा लो, वो लोग इसे मार डालेंगे। दरवाज़ा खुला तो कुदरत का करिश्मा देखिए, उसका दोस्त यशपाल ही था। अंसारी ने उसकी गोद में गुड़िया को समर्पित कर दिया और वहाँ से चल दिया। उसका बहुत खोज खबर ली, पर वो तो इस शहर से बहुत दूर दूसरे शहर में रहने लगा। कुछ साल बाद उसी शहर में यशपाल चौधरी का तबादला हो गया, जहाँ अंसारी रहता था। पर दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ थे। अंसारी रिक्शा चलाता और रात में रैन बसेरा में सो जाता। अब वो निश्चित था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसका दोस्त उसकी लाडली को अपनी संतान की तरह प्यार करेगा और उसका भरण पोषण करेगा। चौधरी जी अपनी परिवार के साथ इस शहर में, जहां उनका तबादला हुआ, दोनों बच्चियों का स्कूल में दाखिला भी करा दिया। दोनों साथ साथ स्कूल जाते और घर वापस आकर माँ के कामों में हाथ बटाती। रिया की सहेली के यहाँ जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ रिया का निमंत्रण था, इसीलिए वो माँ से उस जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आज्ञा मांगने लगी। तभी गुड़िया भी जिद करने लगी, माँ मैं भी जाऊंगी। परंतु रिया उसे ले जाना नहीं चाहती थी, किंतु उसके जिद के आगे सब झुक गए। जा, तू भी तैयार हो जा, माँ ने बड़े प्यार से कहा। गुड़िया रिया को चिढ़ाते हुए गई और अपने कपड़े माँ के सामने रख दिए। तब तक रिया भी तैयार हो चुकी थी। दोनों बहनें माँ का आशीर्वाद लेकर घर से चल दी उसकी सहेली के यहाँ। उसकी सहेली का घर उसी मोहल्ले की दूसरी गली में पड़ता था। कुछ ही समय बाद केक काटे गए और मिठाइयाँ बांटी गई। सब लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे और रिया एक लड़के के साथ कुछ हंस हंस के बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हो। फिर लड़का उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाकर किवाड़ बंद करके उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। गुड़िया से रहा नहीं गया, वो किवाड़ के पास गई तो कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। गुड़िया को लगा कि मेरी बहन के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। रिया अंदर कुछ बोलना चाह रही थी, किंतु उसके मुंह पर पट्टी बंद होने के कारण उसकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। गुड़िया से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरी दीदी को बचा लो, कोई उन्हें कमरे में बंद कर कुछ कर रहा है। रोने की आवाज़ सुनकर सभी वहां पहुंच गए। लोगों की आवाज़ सुनकर वो लड़का, जो रिया की सहेली का भाई था, वो खिड़की से भाग गया और रिया रोती हुई कमरे से बाहर आई
और किसी से कुछ बोले बिना ही रोते हुए गुड़िया के साथ चल दी। बाद में उसकी सहेली को पता चला कि वो लड़का उसका भाई ही है। वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो रिया से माफ़ी मांगने उनके घर आई, पर गुड़िया ने उसे दरवाजे से लौटा दिया। कहा, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए बाद में मिलना। इतना कहकर दरवाजा बंद किया और मुंह ऐंठ कर बोली, बड़ी आई माफ़ी मांगने वाली। रिया बड़ी हो चली है। उसकी उम्र जवानी के दहलीज पर खड़ी थी। वो खूबसूरत भी थी, किंतु उसे पछतावा हो रहा था कि मेरा साथ ऐसा उसने किया। मैं तो उससे प्यार करती थी, पर क्या प्यार का मतलब यही होता है? आज अगर छोटी मेरे साथ नहीं होती तो मैं कहीं की नहीं रहती। आज से किसी के यहाँ भी आना जाना छोड़ दूंगी, और तो और किसी से दोस्ती भी नहीं करूंगी। कुछ ही समय बाद होली और ईद दोनों साथ साथ थोड़े ही दिनों के अंतराल पर आई। सभी लोग पर्व की तैयारी में लीन हो गए। अपनी अपनी पसंद के अनुसार मनचाहे कपड़े खरीदा, किंतु रिया को कोई शौक नहीं था होली में नया कपड़ा पहनने का। उसको चिंता हो रही थी कि कहीं माँ को सब कुछ मालूम ना हो जाए। गुड़िया उसकी उंगली पकड़कर खींचते हुए बाथरूम की तरफ ले गई और उसे समझाने लगी, दीदी मैं जानती हूँ तुम क्यों चिंतित हो, परंतु उसे भूल जाओ और आगे देखो। चलो सब देख रहे हैं, अपनी पसंद का कपड़ा तुम भी ले लो। गुड़िया की बात मानकर चल पड़ी और चेहरे पर मुस्कान लिए कपड़े पसंद किए। सब लोग बाजार से घर आ गए। दोनों बहनों ने पर्व का आनंद लिया। इस बीच गुड़िया ने रिया के साथ बड़े प्यार से मस्ती की ताकि रिया सब कुछ भूल जाए। गुड़िया हमेशा रिया के हर समय इर्द गिर्द ही रहती ताकि उसकी चिंता दूर हो जाए। समय बीता, रिया अब शादी के योग्य हो चुकी थी। चौधरी जी उसके लिए योग्य वर ढूंढकर उसके हाथ पीले कर देना चाहते थे, किंतु दहेज की मांग इतनी बड़ी थी कि चौधरी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चौधरी जी की लड़की भी तो बहुत खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है। आखिर उन्होंने भी तो बच्ची की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी दहेज के बिना शादी संभव नहीं हो पा रही थी। किसी तरह एक जगह बात बनी। लड़का नौकरी में था और इसी शहर में था। उसके दफ्तर के साथी ने बात चलाई और शादी पक्की हो गई। शादी करने का दिन तारीख तय हो गया। शादी की बातें करें तो शादी भी एक अजीब सा पल है। खुशियों का माहौल होता है। सभी परिवार के सदस्य शादी की तैयारी में लग जाते हैं। कोई अपने ही कपड़े साथ सज्जा की वस्तुएं जुटाने में, तो किसी के न्योता नहीं मिलने का अफसोस। घर के आदमी तो घर संवारने में लगे रहते हैं। मगर रिया की शादी कुछ अलग ही थी। ना कोई साज सज्जा, ना कोई तामझाम। आखिर क्यों? लड़के वाले भी तो यही चाहते थे। उन्हें शादी करना था। साज सज्जा तो एक दिखावा है। असली शादी का मतलब ऐसा होता है जिसमें जीवन का सात्विक सुख हो। शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था। चौधरी साहब की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें एक तरफ चिंता खाए जा रही थी तो दूसरी तरफ खुशी भी थी कि उनकी लाडली को योग्य वर और परिवार मिला है। मन ही मन वे बहुत खुश थे। एक दिन चौधरी जी सड़क किनारे हाथ में थैला लिए शायद कुछ सामान बाजार से लाने जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक गाड़ी ने धक्का दिया और वे सड़क पर ही गिर गए। उन्हें काफ़ी चोट लगी थी और दर्द से करा रहे थे। कोई उन्हें रिक्शे पर बिठाकर अस्पताल ले गया। चौधरी जी ने अपना पता कराते हुए बताया। घर पर खबर गई। परिवार के सभी सदस्य आए। वहाँ गुड़िया भी आई, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना कि वो रिक्शा वाला कौन है। आनन फानन में रिया के ससुराल वाले भी आ गए। वे लोग बड़े ही सभ्य व्यक्ति थे। रिया के होने वाले ससुराल ने सारा भार अपने ऊपर उठा लिया। चौधरी जी से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मामूली सी चोट है। घर जाकर 1 महीने तक इन्हें आराम की ज़रूरत है और साथ में दवा भी लेते रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। चौधरी जी बिस्तर पर आराम के लिए लेट गए, किंतु उन्हें आराम कहा। उन्हें तो शादी की चिंता खाए जा रही थी और दूसरी तरफ उनके जहन से एक बात नहीं निकल पा रही थी कि आखिर वो रिक्शा चालक कौन था जो मुझे अस्पताल ले आया। लगता है उसे कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन है। फिलहाल ये चिंता उनके जहन में दबकर रह गई और शादी की चिंता आने लगी। किंतु लड़के के पिता ने कहा, समधी जी आप बेकार की चिंता लिए हैं, हम हैं ना। जैसी रिया आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी तो है। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग क्या कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम सब संभाल लेंगे। ये सोच ले कि मैं लड़के वाले के साथ लड़की वाला भी हूँ। आखिर वो रिश्ता ही कैसा जो एक दूसरे को सहारा भी ना दे। ये सुनकर चौधरी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि मैं आप जैसे रिश्तेदार पाकर धन्य हो गया। शादी का दिन नज़दीक आ गया। घर बारातियों के स्वागत में सजने लगा। पूरे मकान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया।
लेकिन इन कार्यों में रिक्शा वाला भी अपनी पहचान छिपाए कुछ न कुछ सहायता करता रहा। किसी के कहने पर भी नहीं मानता तो आखिर लोग क्या करते। कहने पर कहता कि मेरी एक भी बेटी नहीं है साहब। अब जब इस शुभ मौके पर भगवान ने इस नेक इंसान के घर ला ही दिया है तो मुझे भी सेवा का मौका दें। कहते हैं कि लड़की की शादी में मदद करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चौधरी जी ने कहा, ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। शादी का दिन आ गया, ढोल ताशे बजने लगे। शाम तक बारात नाचते गाते आ गई। बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहाँ भी लड़के के पिता ने ही सभी कार्य किए, लेकिन जब संधि मिलन की बारी आई तो वे पगड़ी बांधकर तैयार हो गए। मगर एक तरफ तो वे थे, किंतु दूसरी तरफ से कोई नहीं था मिलन के लिए। इस समय रिया की माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये सब देख रिक्शे वाले ने कहा, भाभी जी यदि बुरा ना माने तो इस रस्म को मैं पूरा कर दूं। अरे हाँ भाई हाँ, आखिर तुम भी तो लड़की के चाचा जैसे हो, क्यों समधन जी? जैसी आपकी मर्जी, मैं क्या कहूँ। अजी कहने की क्या बात है, मुझे तो समधी मिलन करना ही है, तभी तो शादी पूर्ण होगी। क्यों पंडित जी? हाँ यजमान, सत्य कहा। रिक्शे वाले ने मिलन की रस्म को पूरा किया और शादी संपन्न हुई। सभी लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। विदाई का समय आया, सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लड़की के विदाई की घड़ी होती ही ऐसी, उधर लड़की विदा हुई और इधर रिक्शे वाला भी बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए चल दिया। रिया की विदाई हुई और सारे रिश्तेदार भी विदा लेकर चलने लगे। सभी लोग चौधरी जी का हाल चाल पूछने जाते, फिर विदा हो जाते। लेकिन चौधरी जी ने उसे नहीं देखा जिसने उनके इस गंभीर समय में साथ दिया, और जाते समय उनसे कुछ मांगा भी नहीं। चौधरी जी सोचने लगे, आखिर वो रिक्शा वाला था कौन? उसी वक्त उनकी पत्नी आई। बेटी की विदाई से उनकी आंखें नम थी। सभी लोग चले गए। हाँ जी, चले गए। रिया की माँ आंखों में आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं जी, सब तो चले गए सिवाय एक के। वो कौन? वो रिक्शा वाला। सब लोग हमसे मिलने आए परंतु वो नहीं आया। जो मेरा कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ था वो, और समधी साहब नहीं होते तो शायद ये शुभ काज नहीं होता। अरे हाँ, आप ठीक कहते हैं, उसका तो कुछ पता ही नहीं। आखिर बिना कुछ कहे सुने कैसे जा सकता है? फिर गया भी तो क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ, वो कौन था जो फरिश्ते की तरह आया और बिना कुछ कहे ही सब कुछ किया, सब तरह से मदद की और फिर गायब हो गया? आखिर कौन हो सकता है? कौन है जो हमारी मुसीबत में आता है और बिना कुछ कहे चुपचाप चला भी जाता है? जरूर उसका कोई ना कोई हमसे गहरा रिश्ता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं और कुछ स्वतः बन जाते हैं। लगता है कि ये अनजाना रिश्ता भगवान ने मुझे बिन मांगे ही दिया है। ऐसे रिश्ते जो बिन बनाए बनते हैं वो अटूट होते हैं। वो सामने हो या ना हो, पर उसकी यादें हमेशा जहन में विद्यमान रहती हैं। रिया के जाने के बाद गुड़िया अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी। उदास मन से आई और माँ की गोद में बैठ गई। हर बच्चे को माँ की गोद में सुकून मिलता है। माँ ने प्यार भरी निगाहों से देखा और कहने लगी, एक दिन तुम भी मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। आखिर बेटी पराई ही तो होती हैं, वो तो घर में मेहमान की भांति होती है। कहते हुए रोने लगी। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ की आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि माँ के आंखों से बहते आंसू उसके लिए दर्द भरी कोई कहानी बयां कर रहे हो। कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। चौधरी जी भी स्वस्थ हो चुके थे। दफ्तर आने जाने लगे। गुड़िया भी स्कूल जाने लगी। सब कुछ सामान्य चलने लगा। समय बीतता गया। नए साल का आगमन हुआ। सभी लोग नए साल के जश्न मनाने के लिए तैयारी में लगे थे, किंतु गुड़िया कुछ उदास सी लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई अतीत की यादों में खोई है। गुड़िया को खोई खोई सी देखकर माँ ने उससे कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतना उदास क्यों हो? नए साल के जश्न में सब लोग लगे हैं और तुम इस तरह। आखिर मेरी गुड़िया को क्या हो गया है, जरा बता तो सही। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम तो मेरी लाडली बिटिया हो। नहीं माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। भला आपके रहते मुझे किस चीज़ की कमी हो सकती है? फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं और उदास हो ही नहीं सकता। ये तो मुझे दीदी की याद सता रही है कि दोनों बहनें एक साथ रहते थे तो हर नया साल हम एक आशा के साथ मनाते थे, किंतु आज मैं अकेली हूँ। बस इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। इतनी सी बात है तो फ़ोन लगाकर उससे बात कर ले, समाचार भी मिल जाएगा और रिया से बात भी हो जाएगी।
माँ ने मोबाइल हाथ में लिया। माँ का दिल खुश करने के लिए उसने फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, कैसी हो मुस्कान, और मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक है, लो मम्मी से बात कर लो। गुड़िया ने माँ के हाथों में मोबाइल दे दिया। उधर से आवाज़ आई, नमस्ते माँ, कैसी हो, पापा कैसे हैं? घर पर नहीं है क्या? उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, घर पर ही तो हैं, बस तुम्हारी ही याद में खोए हैं। पर क्यों माँ, क्या बात है? मैं तो यहाँ ठीक हूँ, फिर क्यों आप लोग चिंतित हो? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबको ऐसा लग रहा था कि आज साल का पहला दिन है, हम सब एक साथ अपनी खुशियाँ बांटते तो कैसा होता। बस इतनी सी बात है। अच्छा कहो तो मैं आ जाऊँ? नहीं बेटी, ऐसा मत करना। बिना अपने परिवार से पूछे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे तुम्हारे परिवार वालों को कोई दुख पहुँचे। आखिर अब तुम्हारा वर्तमान भी अतीत भी दोनों तुम्हारा वही है। पहले तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। नहीं माँ, भला तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा वैसा कुछ कर सकती हूँ। अच्छा अब फ़ोन रख, बातें बाद में, बहुत काम पड़ा है घर में। इतना कहकर फ़ोन काट दिया माँ ने। गुड़िया के चेहरे पर अभी भी उदासी विद्यमान थी। उसके पिता की नज़र गुड़िया पर पड़ी। अरे गुड़िया की माँ, आज मेरी गुड़िया उदास क्यों है? क्या कहूँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कहने पर कहती है कि दीदी की याद आ रही है, पर अभी तो उससे बात की है। चौधरी जी से रहा नहीं गया तो गुड़िया के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है तेरे मन में, तू बता क्या चाहिए तुझे? पापा इतना व्याकुल क्यों हो जाते हो? मैं सोच रही थी इस नए साल में कुछ नया प्रण लूं, अपने जीवन में कुछ बनने के लिए। किंतु किंतु क्या? तुझे जो बनना हो बन। मैं तो चाहता हूँ कि तू बहुत बड़ी अफसर बने। इसके लिए तुम्हें जो चाहिए बेहिचक कह, मैं किसी भी तरह जरूर पूरा करूँगा। पिता की बात सुनते ही गुड़िया के चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने कहा, पिताजी मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो बनना, तुझे मना किसने किया है? ठीक है पापा, आज से मैं प्रण लेती हूँ कि आईएएस जरूर बनूंगी, आप मुझे आशीर्वाद दे। पिता के पैर छूते हुए कहा। चौधरी जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटी मैं तुम जैसी बेटी पाकर धन्य हो गया। गुड़िया का दिल भी गदगद हो गया और अपनी मंजिल पाने में लग गई। गुड़िया ने प्रण तो कर लिया था आईएएस बनने का, किंतु उसके लिए उसे बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत थी। हालांकि उसमें ये काबिलियत थी कि आईएएस बन सके। समय बीतता गया और गुड़िया अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती गई। हर कामयाबी उसके पांव छूती, किंतु एक दिन ऐसी आफत आई कि उसका दिल टूट गया। उसके सपने चूर चूर होते दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जीवन का लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पिताजी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इसमें चौधरी जी का कोई गलती नहीं थी। चौधरी जी तो ऐसे भी ईमानदार और नेक व्यक्ति थे। फिर भी इस जमाने में कुछ लोग ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं। आजकल घूस का जमाना है। जो जितना घूस कमाकर अपने ऊपर वाले को देता है, उसकी उतनी ही बात सुनी जाती है। किंतु चौधरी जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे। बस यही उनकी गलती थी कि ऊपर वाले की पूजा वे नहीं किया करते थे। इसीलिए उन पर घूसखोरी का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। चौधरी जी अब बेरोजगार हो चुके थे। यही कारण था कि गुड़िया के सपने टूटते नजर आ रहे थे। एक तरफ पिता की बेरोजगारी और दूसरी तरफ उसकी पढ़ाई। इस वक्त गुड़िया स्नातक की छात्रा थी। स्नातक के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कर रही थी, किंतु अब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। चौधरी जी उसकी परेशानी को समझ रहे थे और उसके चेहरे पर खिंची लकीर को पढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि गुड़िया दिन पर दिन चिंता से परेशान होती जा रही है। अब वो कॉलेज जाते समय रिक्शा के पैसे भी नहीं मांगती। शायद वो समझती है कि मेरे पिता अब कहाँ से ये सब जुटा पाएंगे। लेकिन चौधरी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उससे पूछ ही दिया, गुड़िया तुम किस चिंता में डूबी रहती हो? बेटा इस तरह से हतोत्साहित हो जाएगी तो तुम्हारा लक्ष्य कहाँ से पूरा होगा? तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं हूँ ना। गुड़िया हाँ में अपना सिर हिलाया। चौधरी जी ने उसी शहर में एक व्यापारी के यहाँ मुंशी का काम पकड़ लिया। वो जानता था कि चौधरी जी ईमानदार व्यक्ति हैं, इसीलिए उसने उन्हें काम पर रख लिया। लेकिन उनकी इस कमाई से घर का गुजारा तो चल जाता, किंतु उसकी पढ़ाई में कठिनाई आने लगी। हालांकि चौधरी जी उसे भरपूर मदद करने की कोशिश कर रहे थे। गुड़िया ने अब मन में ठान रखी थी कि अब हमें भी कुछ करना होगा। पिता पर बोझ बनना अच्छी बात नहीं। आखिर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि कुछ करूं।
ताकि पारिवारिक खर्च में मदद के साथ साथ अपना भी खर्च जुटा सकूं। गुड़िया ने यही सोचकर कुछ समय के लिए एक छोटी सी कंपनी में काम पकड़ लिया। अब उसे अधिक मेहनत की ज़रूरत आ पड़ी थी, किंतु वो हिम्मत नहीं हारी और हर समस्या से लड़ती रही। ईश्वर भी सच्चाई पर चलने वाले की परीक्षा लेते रहते हैं, किंतु हर परीक्षा में खरा उतरने का रास्ता भी देते हैं। गुड़िया के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो पीछे नहीं हट सकी। लेकिन उसके रास्ते में बहुत से कांटे बिखरे पड़े थे। समय बीतता गया, गुड़िया अपने पथ पर आगे बढ़ती जा रही थी। चौधरी जी भी उसे मदद करते, किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि अपने काम से लौटने में थोड़ा देर हो गई। गुड़िया रोज की भांति पैदल ही चली आ रही थी। सूर्यास्त हो चुका था। गुड़िया एक सुनसान गली से गुजर रही थी कि कुछ मनचले उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। वे लोग शराब के नशे में धुत थे। गुड़िया डर गई और चिल्लाने लगी। बचाव बचाव करते भागने की कोशिश कर रही थी, किंतु गुड़िया को उन बदमाशों ने चारों ओर से घेर रखा था और उसी बीच में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इतने में रिक्शा लिए वही आदमी घंटी बजाते आ रहा था। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी मनचले भाग खड़े हुए। रिक्शा वहीं पर रुक गई जहां गुड़िया डरी हुई अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। रिक्शा वाला सब समझ गया। उसने कहा, बेटी मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, घबरा मत, तुम रिक्शे में बैठ जाओ। गुड़िया ने एक नज़र डालते हुए उनकी ओर देखा। वो पहचान गई, ये तो वही हैं जो हमारे पापा जी को दुर्घटना होने पर अस्पताल ले गए थे। गुड़िया झट से रिक्शा पर बैठ गई। उसे अब ऐसा लग रहा था कि इन्हें मेरे लिए भगवान ने भेजा है। रिक्शा आगे बढ़ चला और रिक्शा वाला कुछ कुछ बात करता रहता। उसने पूछा, तुम क्या करती हो? अंकल मैं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन न जाने मेरे परिवार को किसकी नज़र लग गई है। मेरे पिताजी की नौकरी छूट गई, इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए कुछ काम भी करना पड़ रहा है। आज काम ज़्यादा होने के कारण देर से छुट्टी हुई, इसीलिए लेट हो गया। ठीक है बेटा, आज से तुम समझ लो मैं भी तुम्हारे पिता समान हूँ। जहाँ तक मुझसे होगा तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर आप कौन है जो हमेशा मेरे परिवार की मदद के लिए हर समय पर आ जाते हैं। देख बेटा, तुम इतना सब जानने की कोशिश मत करो। पहले अपने लक्ष्य की ओर देखो, फिर बाद में सब कुछ जानने की कोशिश करना। बस तुम इतना समझ लो कि भगवान ने हमें तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। ऐसे भी इस दुनिया में मेरा है ही कौन। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। गुड़िया उसकी बातों को सुनकर स्तब्ध रह गई। रिक्शा दरवाजे पर रुका। गुड़िया ने उतरकर कहा, बाबा आज आपने मेरी इज्जत बचाई है, घर नहीं चलोगे? नहीं बिटिया, आज नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तब देखा जाएगा। तू घर जा, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। गुड़िया चुपचाप घर में चली गई और रिक्शा वाला भी वहाँ से चल दिया। अब गुड़िया अपने आप को बहुत शांत महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब मेरे दो मददगार हो गए हैं, मेरा सपना जरूर पूरा होगा। किंतु ऐसा होते प्रतीत नहीं हो रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोचो कुछ और, होता कुछ और है। और ऐसा ही हुआ कुछ। गुड़िया के सपने एक बार फिर टूटते हुए नजर आने लगे। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। एक दिन गुड़िया ऑफिस जा रही थी उसी रिक्शे से जिससे रोज जाया करती थी। रास्ते में उसने देखा कि उसके ऑफिस के मैनेजर हाँफते हुए कहीं जा रहे हैं। बाबा रुको, गुड़िया के मुख से बाबा सुनते ही उसने रिक्शा रोक दी। गुड़िया दौड़ते हुए मैनेजर के पास गई। सर कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। ऑफिस में ही रहना सर, पर हुआ क्या? तुम पहले जाओ तो तुझे सब मालूम हो जाएगा। गुड़िया कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि उसके मैनेजर की बात थी। उसके बाबा सब कुछ देख रहे थे और अचंभित भी थे। गुड़िया फिर से रिक्शा पर बैठ गई और रिक्शा चल पड़ा। क्या बात है बेटी, कौन थे वे? बाबा मेरा ऑफिस मैनेजर है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ बताया भी नहीं। बेटा लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है, उनके चेहरे का भाव कह रहा था। हाँ बाबा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। रिक्शा ऑफिस के सामने खड़ा हो गया। गुड़िया उतरकर ऑफिस में गई तो सब लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। गुड़िया अपने सीट पर जाकर बैठ गई और कहा, आखिर क्या बात है? किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। इतने में मैनेजर पुलिस के साथ आया और गुड़िया को पकड़ने के लिए कहा। गुड़िया हक्का बक्का सी रह गई, किंतु उसके बाबा सब वहीं खड़े खड़े देख रहे थे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा, बाबू आखिर हुआ क्या? पुलिस ने कहा, इसने चोरी की है पूरे 1 लाख रुपए। ऐसा सुनते ही गुड़िया के मानो पांव तले जमीन खिसक गई। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रोती रही। बाबा को लगा किसी ने गुड़िया को फंसाया है। उन्होंने कहा, आखिर ऐसे कैसे पकड़ लेंगे आप?
इसका सबूत क्या है? और तो और आपने इसकी छानबीन भी तो नहीं की। हो सकता है किसी ने फंसाया हो। इस मामले में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैनेजर ने कहा। क्यों, मैं भी तो इंसान हूँ, किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे होता हुआ देख सकता हूँ। इसीलिए सर, पहले आप इसकी जांच कीजिए, तब आगे कुछ कार्यवाही करें। दरोगा को लगा कि ये ठीक कह रहे हैं, पहले जांच करना चाहिए। ऐसे भी इसकी मासूमियत से लगता है कि यह ऐसी लड़की नहीं है। देखो, कोई भी बाहर जा न सके, सबकी तलाशी लो। दरोगा के आदेश सुनते ही एक महिला के पसीने छूटने लगे और बहाने बनाकर बाहर जाने लगी। तभी एक महिला सिपाही ने रोक लिया। जांच होने लगी, सभी से पूछताछ के साथ उसके टेबल पर खोजबीन भी की गई। तभी उस महिला के बैग से रुपए मिले तो उसने कहा कि ये तो मेरे रुपए हैं। मैनेजर ने कहा, ठीक है, इसकी भी जांच हो जाएगी। उसने बैंक से रुपए का सीरियल नंबर मांगा तो बैंक वाले ने बताया, तो देखा गया ये तो वही नोट थे। बस फिर क्या था, उस महिला को दरोगा लिए जा रही थी। तभी मैनेजर ने रोक दिया। उसने कहा, सर जाने दे, छोड़ दे इसे, मेरे रुपए तो मिल गए। हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो, इसीलिए इसने आज तक ऐसा नहीं किया है। मैनेजर बहुत दयालु था। महिला मैनेजर के पांव पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मैनेजर ने गुड़िया से भी माफ़ी मांगना चाहा, लेकिन गुड़िया ने कहा, नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज अगर बाबा नहीं होते तो मेरे ऊपर बदनामी का दाग लग चुका होता और मैं कहीं की नहीं रहती। चलो बाबा, अब यहाँ मुझे काम नहीं करना। गुड़िया चल दी। मैनेजर उसके सामने नतमस्तक खड़ा रहा। देख बेटा, ऐसे किसी का दिल तोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऐसा होता है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अपना गुस्सा छोड़ और ये देख कितने दयालु हैं ये साहब। सब कुछ जानने के बाद भी इसे क्षमा कर दिया। गुड़िया बाबा की बातों पर एक क्षण के लिए सोचने लगी। तभी उस महिला ने भी उससे माफ़ी मांगी। बहन, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना जलील होना पड़ा। अब ऑफिस में सब कुछ सामान्य हो गया, बाबा भी चले आए, किंतु गुड़िया को अब मन नहीं लग रहा था। उसने कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली और घर चली आई। कुछ दिनों के बाद गुड़िया का रिजल्ट आया। वो IAS की परीक्षा अच्छे नंबर से पास हो गई। उसके घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया, लेकिन उस बाबा का कहीं कुछ पता नहीं था। गुड़िया चिंतित मन से इधर उधर देख रही थी। तभी बाबा असली चेहरा लिए, हाथ में माला लिए पधारे तो सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। चौधरी ने कहा, अरे मेरे दोस्त, आ गले लग जा। कहाँ थे दोस्त? आज तक मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। बस दोस्त, अब मत रो। अब रोने के दिन गए और मैं तो तुम्हारे पास ही हमेशा था, किंतु तुमने पहचाना नहीं। उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अब सब लोग बाबा को पहचान गए थे। गुड़िया भी जान गई थी कि मेरे पिता यही हैं। फिर भी गुड़िया ने कहा कि मैं आज धन्य हूँ कि मेरे ऊपर एक नहीं दो दो पिता का आशीर्वाद है। इस तरह सभी लोग एक साथ रहने लगे, अंसारी भी। कुछ दिन बाद गुड़िया की शादी की बात आई तो अंसारी ने साफ तौर पर कह दिया कि पहली बेटी की शादी में मैं समधी था और इस बार आपकी बारी है। और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।